एक महिला होने के नाते देखिए मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत मन द्रवित है, मन बहुत दुखी है जो उस बच्ची के साथ हुआ। और जिसके भी घर में बच्ची होगी, जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, वो समझ सकते हैं कि उस दर्द को वही इंसान महसूस कर सकता है जिसके साथ हुआ हो। मैं केस के मेरिट्स पे नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, कई जगह बयान अलग अलग तरह के आ रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। लेकिन जो भी हुआ, इस बात से तो डिनाई नहीं किया जा सकती कि वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। जिस कारण से भी वो बच्ची गई, वो इस दुनिया से चली गई। तो उस पर जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, कहने को तो बहुत सारे आंकड़े मैं आपको गिनवा सकती हूँ कि राजस्थान में इतने रेप हुए या कांग्रेस शासित प्रदेश में इतने रेप हुए, लेकिन वो हमारी नेशनल एथॉज नहीं है। हम जो सनातन धर्म को या सनातनी कल्चर को मानते हैं, वो सबसे पहले हमें कर्तव्य पालन सिखाता है। मेरे लिए महिला कोई आंकड़ा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे बैठ के ये गिनवाऊँ कि राजस्थान में इतने रेप हो गए तो उत्तर प्रदेश में इतने रेप आप कैसे काउंट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ये लोग नेशनल टीवी पे आंकड़े गिनवा रहे हैं। दे आर काउंटिंग गर्ल्स एज इफ दे आर जस्ट नंबर्स फॉर देम। तो इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक एग्जाम्पल ज़रूर देना चाहती हूँ कि देखिए, उत्तर प्रदेश में ही अभी बुलंदशहर में कुछ मुस्लिम लड़कों ने रेप किया एक बच्ची का, और एक और जगह है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, उत्तर प्रदेश की ही एक बलरामपुर में हुआ है, बुलंदशहर में हुआ है, एक और जगह हुआ है। खैर आप गूगल करिएगा, मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता रही हूँ, बच्चियों के साथ मुस्लिम लड़कों ने जहाँ पे रेप किया है अभी रिसेंटली, और हाथरस के बाद उसको वो लोग गिनती भी नहीं ला रहे हैं, उसका वो लोग जिक्र भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका एक वोट बैंक है, वो उनको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो मैं सीधा सीधा ये बोलना चाहती हूँ, योगी जी के खिलाफ सीधी सीधी साजिश रची जा रही है, क्योंकि जो एंटी भारत फोर्सेज हैं वो बुरी तरह से बौखला गई हैं कि मैं भगवा धारण करने वाला इंसान उस राज्य का चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया है। तो जो लोग हज़ारों सालों से हमारी संस्कृति को ख़त्म करते आए हैं, उनको एक तरह से अपनी राजनीतिक रोटियाँ, और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी आ रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने का उनको एक मौका मिल गया है। एक मैं आपके चैनल के माध्यम से और इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ कि देखिए, राम राज्य का जब आप एग्जाम्पल देते हैं कि राम राज्य में कैसे ये हो गया, ऐसा नहीं है कि राम राज्य में सीता हरण नहीं हुआ था, लेकिन राम राज्य का मतलब ये होता है कि रावण बख्शा नहीं जाएगा। राम राज्य का मतलब ये होता है कि लंका जला दी जाएगी, और वो काम मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ज़रूर करेंगे। उन्होंने देखिए एसआईटी का गठन फ़ौरन कर दिया, उन्होंने 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी, और उन्होंने जो सहायता करी लड़की के परिवार की, वो मुझे नहीं लगता कि हमें जिक्र भी करना चाहिए, बिकॉज उस चीज़ से खैर उनका दुख कम होने वाला नहीं है। बट योगी जी ने अपना एक कर्तव्य पालन करते हुए उनको सांत्वना देने के लिए जो सहायता करी, वो अलग है। तो ये और अभी बल्कि उन्होंने हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल्स को भी सस्पेंड किया है कल ही, क्योंकि देखिए, पूरे सिनेरियो में एक चीज़ को मैं बिल्कुल डंके की चोट पे और अपने आपको बिल्कुल आईने में देख के कह सकती हूँ, एक चीज़ बिल्कुल सरासर गलत है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि लड़की के घर वालों की मर्ज़ी के बिना या उन पे किसी भी तरह का दबाव देके या उनको किसी भी तरह का प्रेशर देके अगर उस लड़की का अंतिम संस्कार करवाया पुलिस ने, उसको मैं गलत कहती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा ज़िंदगी का हर फैसला धर्म के हिसाब से लेती हूँ। मुझे लगता है कि आपने चाहे ये भी, पुलिस ने अगर ये भी सोचा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा इस वजह से हम करा रहे हैं, तो वहाँ भी पुलिस से थोड़ी गलती हुई। जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता, उस वक्त जो उनको करना होता वो करते, लेकिन उस मोमेंट पे उनका धर्म ये था कि लड़की के घर वालों को जो भी उनकी अपना रीति रिवाज है उसके हिसाब से पारंपरिक तरीके से उस लड़की का अंतिम संस्कार होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती नहीं, गुनाह हुआ है यूपी पुलिस से, और मुझे योगी जी के ऊपर इतना भरोसा है कि वो डेफिनेटली इसमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे, और जितने भी पुलिस वाले इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके अगेंस्ट कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे। मैम, जिस तरह से एक वीडियो इस समय टेप वायरल हो रहा है जिसमें एक कांग्रेस के नेता हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी आ रहे हैं, 25 लाख मत लीजिए, आपको 50 लाख दिलाया जाएगा, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि इसमें सिर्फ एक पावर नहीं है। मैं कहती हूँ कि जो एंटी भारत फोर्सेस हैं, मैं हमेशा गिनवाती हूँ, हर वीडियो में गिनवाती हूँ, ताकि भारतवासियों की आंखें खुलें। वामपंथी हैं, वामपंथियों की आर्म्ड विंग है नक्सलवाद और माओवाद। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनकी कोई विचारधारा, देश के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, जिनको सिर्फ सत्ता में रहना होता है, और जिहादी हैं, और इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट्स हैं, इंटरनेशनल पावर्स हैं, अर्बन नक्सल्स हैं। इतने सारे लोग हैं जो सब टूट पड़ते हैं भारतीयता के साथ। जो भी खड़ा होता है, जो भी राष्ट्र की भावना के साथ खड़ा होगा,
उसके खिलाफ ये लोग सब टूट पड़ते हैं। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उठा के देख लीजिए कि वामपंथी हमेशा बड़े बड़े शेरों का शिकार कुत्ते की तरह घेर के करते हैं, जगह जगह से कुत्तों की तरह घेर लेते हैं, बड़े बड़े शेरों को हराया इन्होंने इतिहास में। तो देखिए योगी जी हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़े योद्धा हैं, जिनको ये लोग घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये जात बिरादरी का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कास्ट पॉलिटिक्स होती है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए जो इंसान अपना पिंडदान करने के बाद योगी बनाओ, जो इंसान अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गया हो कि मुझे 23 करोड़ लोगों के सेहत की चिंता है कोरोना काल में, उन लोगों की हेल्थ मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है, वो इतने छिछले स्तर पे, इतने नीचे स्तर पे सोच भी नहीं सकता। ये उसी तरह के लोग बातें कर रहे हैं जिनकी सारी पॉलिटिक्स सिर्फ जात बिरादरी पंथ धर्म समुदाय पे चलती है। तो ये सब लोग देश के सामने बिल्कुल एक्सट्रीमली एक्सपोज हो रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं इनके बारे में क्या ही कहूँ। और मैं उत्तर प्रदेश की बेटी होने के नाते एक बहुत जिम्मेदारी से एक बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए जब से योगी सरकार आई है 2007, मैंने 2017 से पहले का भी उत्तर प्रदेश देखा है, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की बेटी जितनी निडरता के साथ, जितने सम्मान के साथ और जितने अभिमान के साथ उत्तर प्रदेश के शहरों में सड़कों में घूमती है, वो 17 से पहले कभी नहीं था। तो जब आप एक इंसान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा मनन ये भी करिए, पूरे समाज को इस पर मनन करना चाहिए। किसी बच्ची का बलात्कार हो जाए, आप किसी को फांसी पे चढ़ा दीजिए, चाहे सड़क पे खड़ा करके गोली मार दीजिए, उस घर की बच्ची वापस आने वाली नहीं है। तो हम लोगों को ये मनन करना चाहिए कि आखिर हमारे समाज में बलात्कार होते क्यों हैं। इस चीज़ के ऊपर बहुत मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप क्योर पे बात करते हैं, कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं वो छद्म नारीवाद वाली औरतें प्लाकार्ड्स लेके निकल जाती हैं, जब हो जाता है जस्टिस सर्व्ड या जब मामला ठंडा हो जाता है या उनकी रोटियाँ सिकनी बंद हो जाती हैं, घर बैठ जाती हैं। क्यों होते हैं आखिर बच्चियों के बलात्कार? उसके पीछे सबसे पहला रीज़न है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति से दूर चले गए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में जो बच्चे थे उनको श्री राम श्री कृष्ण की कहानियाँ पढ़ाई जाती थी, एक असली मायने का पुरुषत्व होता था। लड़कों को ये सिखाया जाता था कि आप महिला सम्मान में आपको महाभारत और रामायण जैसे युद्ध कर देने हैं, लेकिन औरत की सेफ्टी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और रामायण काल में तो मैं कहती हूँ कि जो विलेन होता था वो भी रावण जैसा होता था, जिसको अपना धर्म का पालन करना आता था। श्री राम के काल में तो गिद्ध भी जटायु और संपाति जैसे होते थे, जिनको कर्तव्य पालन पता होता। आज के टाइम में विपक्ष कैसा है आप खुद देख लीजिए। आज के टाइम में कोई पॉजिटिव विपक्ष नहीं है हमारी कंट्री में। डेमोक्रेसी में एक सनातन धर्म को मानने वाला, एक कर्तव्य पालन को करने वाला विपक्ष होना भी बहुत ज़रूरी है कि मतलब आप रियल पॉइंट्स जो देश के लिए वो उठाइए। विपक्ष हमारा बिल्कुल अधर्मी है, विधर्मी है, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहना है, राजनीति करनी है, उसके कारण कितनी बुरी तरह से ये एक आदमी को, एक सरकार को घिरने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। मैं बोलती हूँ कि मनन करना चाहिए हम महिलाओं को भी। जितनी भी औरतें प्लाकार्ड्स लेके खड़ी हैं, मैं उनसे बोलती हूँ कि देखिए कोई भी बलात्कारी कोख में तो आपके ही आता है ना, गोद में तो आपके ही पलता है ना। मेरे भी 2 साल का बच्चा है। हम लड़कों की परवरिश में ऐसी क्या कमी छोड़ते हैं कि वो ये सोचता है कि वो एक औरत के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकता है या उसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है या अपनी पावर उस लड़की के ऊपर दिखा सकता है। सब माँ बाप को मनन करना चाहिए। जब भाई बहन में लड़ाई हो जाती है, भाई थप्पड़ मार देता है और हम बेटी को ये बोलते हैं कोई बात नहीं भाई है, तो ये जो फीलिंग जो आप सीड डाल रहे हैं लड़की के अंदर बर्दाश्त करने की, अपना मुंह बंद करने की, और लड़के के अंदर अपनी पावर, अपनी ताकत दिखाने की, उस सीड के ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के हर उस वोटर को सोचना चाहिए, हर वो वोटर जिम्मेदार है जिन्होंने 2017 से पहले इतने सालों तक, दशकों तक विधर्मी सरकारों को वोट देके उत्तर प्रदेश पे राज करवाया। क्योंकि देखिए गैंगस्टर्स हों, रेपिस्ट्स हों, रातों रात नहीं बनते हैं। 2017 में योगी जी आए हैं, 17 से लेके 20 तक आप लोग रहे, 4 साल में गैंगस्टर्स बन गए, 4 साल में रेपिस्ट बन गए। ये दशकों से पनपा हुआ, पाला हुआ गुंडा राज है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसको अब योगी जी साफ कर रहे हैं। तो उन पर भरोसा रखिए, उनको थोड़ा वक्त दीजिए। और मैं वोटर से भी अपील करना चाहती हूँ कि अब जब इलेक्शंस होंगे तो इस हाथरस की बच्ची की चीखें याद रखिएगा। सिर्फ कुछ दिन तक चिल्ला के और घर मत बैठ जाइएगा। वोट देते वक्त याद रखिएगा कि ये आपके हाथ में ताकत है। आपको सोशली और पॉलिटिकली ऐसे लोगों का बॉयकॉट कर देना चाहिए जो अपराधियों को, विधर्मियों को, बलात्कारियों को, गैंगस्टर्स को बढ़ावा देते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हम लोगों को, सब लोगों को एज अ समाज मनन करना चाहिए और ये घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे पर्सनली हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पे अथाह भरोसा है और वो भरोसा सिर्फ मैं इमोशनल होकर नहीं करती हूँ, मेरे पास रीजंस हैं जो मैं उनके ऊपर भरोसा करती हूँ। जब उत्तर प्रदेश का सीएम बनने के बाद उन्होंने भगवा रंग नहीं छोड़ा, मुझे उनके ऊपर
ऊपर भरोसा हुआ। जब आज भी वो चप्पल में और भगवा वस्त्र धारण करके कहीं भी चले जाते हैं, मुझे उनके ऊपर भरोसा होता है। जब भी मैं उनका चेहरा देखती हूँ, उनकी आंखों में वो कन्विक्शन देखती हूँ। जब किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, उनकी आंखों में वो इमोशन देखती हूँ। जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, उनकी आंखों में जब मैंने आंसू देखे, मेरा भरोसा हर बार बढ़ता है। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में बूचड़खाने बंद करवाए, जब उन्होंने लव जिहाद की प्रॉब्लम को बहुत बड़ा रूप लेने से पहले पहचान लिया, उत्तर प्रदेश को केरल बनने से पहले उन्होंने पहचान लिया, तो मुझे उनके ऊपर भरोसा और बढ़ा। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर सटा है नेपाल से, नेपाल पूरा क्लचेस में है पाकिस्तान एंड चाइना के। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा 23 करोड़ पॉपुलेशन का राज्य है, हमारे भारत का ऐसा राज्य जिससे पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा निर्धारित होती है। उसके चीफ मिनिस्टर को बहुत सारी एंटी भारत फोर्सेस से लड़ना पड़ता है। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि वो कितनी सहजता, सरलता, निडरता के साथ और पूरे शौर्य और पराक्रम के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन सारी एंटी नेशनल फोर्सेस से हमारे एक राज्य को बचा रहे हैं। तो 23 करोड़ लोगों को ही नहीं, 135 करोड़ लोगों को योगी जी के साथ इस वक्त होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारे घर का ये एक कमरा है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो नहीं रहते उनको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम सब लोगों को, भारतीयों को सोचना चाहिए कि वो हमारे ही देश का एक राज्य है। तो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छे और बहुत मजबूत हाथों में है, तो उन पे थोड़ा सा भरोसा रखिए। और ऐसे इन लोगों के, विधर्मी लोगों को कहने में आके प्लीज़ प्लीज़ एक ऐसे इंसान को टारगेट मत करिए जो शायद बार बार हम लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब किसी लड़की के साथ ऐसा होता है, दुष्कर्म होता है, तो उसको दलित कह दिया जाता है कि दलित की लड़की इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। अब जावेद अख्तर को ही ले लीजिए, जब सुशांत वाला मामला हुआ या दिशा साल्यान वाला मामला हुआ, इनका कोई भी रिस्पांस नहीं आता। आज इस टाइम पर रिस्पांस आ रहा, आखिरकार दोहरा चरित्र क्यों मैम? देखिए, दोहरे चरित्र वाले तो हमारे देश में बहुत लोग हैं। जो मैंने आपको सारी विधर्मी पावर्स बताई जो हमारे देश के खिलाफ काम करती हैं, जैसे कुछ कट्टरपंथियों का एग्जाम्पल देती हूँ। जहाँ उनको सूट करता है वहाँ कुरान का हवाला देने लगते हैं, जहाँ उनको सूट करता है वहाँ संविधान का हवाला देने लगते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है कि सब पे एक लॉ का अप्लाई होना चाहिए, तो फ़ौरन शरिया लॉ के साइड जाके खड़े हो जाते हैं। और मतलब जब क्रिमिनल लॉ की बात आती है कि भाई अच्छा, शरिया लॉ में तो रेपिस्ट के साथ क्या होता है आप जानते हैं, चोरी करने में हाथ काट दिए जाते हैं, वहाँ पे फ़ौरन भारत के कानून के पीछे आके छुप जाते हैं। सिविल लॉ में उनको इंडियन कानून चाहिए, और क्रिमिनल लॉ में उनको इंडियन कानून चाहिए, और अपने सिविल मैटर्स में शादी और विरासत, जायदाद, संपत्ति, तलाक, ऐसे मामलों में उनको शरिया लॉ चाहिए। तो ये दोगलापन हमें आए दिन देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की दुहाई दे रहे थे शाहीन बाग वाले, और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी। उन्होंने सब चीज़ों की धज्जियां उड़ा सकी। 7-7, 8-8 घंटे लोग जाम में फंस रहे थे, 4 महीने के बच्चे को मार दिया उन्होंने ठंड में शाहीन बाग में बैठा के। तो ये दोहरा चरित्र हमें बहुत जगह देखने को मिलता है। लव जिहाद में ही ले लीजिए, मैंने गैर मुस्लिम से शादी करी है, तो मुझे सारे मौलाना टीवी डिबेट्स पे बैठ के बोलते हैं आप तो इस्लाम से खारिज हो गई। मैं उनसे बोलती हूँ कि आपकी शरिया लॉ का भी दोहरा चरित्र है। अगर कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू से शादी कर ले तो वो इस्लाम से खारिज हो जाती है, हिंदू लड़की मुसलमान से शादी कर ले तो वो मुसलमान हो जाती है। तो ये इनके दोहरे चरित्र एक चीज़ में देखने को नहीं मिलते हैं। और वामपंथियों के और पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, हैदराबाद में रेप होगा, मुंह पे टेप लगा के बैठ जाएंगे। उन्नाव में रेप होगा, सारे प्लाकार्ड्स लेके सड़कों में कूद जाएंगे। राजस्थान में रेप होगा, टेप लगा के बैठ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में रेप होगा तो सारे वो पिंकी और पप्पू जितने भी हैं वो सब उत्तर प्रदेश दौड़ेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। ट्विंकल शर्मा पे इन लोगों की ज़बान नहीं खुलेगी, कठुआ पे ओहो क्या हो रहा है, मुसलमान बच्ची के साथ क्या हो रहा है। तो ये दोगला चरित्र, ये दोहरा चरित्र हम लोगों को देखने को मिलता है। मैं समझदार लोगों के लिए बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो ये प्लाकार्ड लेके खड़ा हो कि बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं होना चाहिए, उसके साथ खड़े होइए। जो बोल रहा हो दलित बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, दलित सुनते ही फौरन उस इंसान से अपने आप को दूर कर लीजिए, क्योंकि ये लोग समाज को हमेशा गुटों में बांटते हैं। ये लोग हमेशा समाज के साथ एक टैग लगा देते हैं, ब्लैक वाइट में बांटते हैं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी में बांटते हैं, महिला पुरुष में बांटते हैं, दलित और सवर्ण में बांटते हैं। तो इन लोगों का काम ही सिर्फ लोगों को बांट के पॉलिटिक्स करना है, क्योंकि जिस दिन ये भारत एक हो गया, ये भारत की उस आत्मा से, ये भारत के उस शौर्य पराक्रम के इतिहास से डरते हैं कि हम लोगों के यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती आज भी लाल है। जब ये कास्ट सिस्टम और ये बंटवारे वाले लोग इस भारत में नहीं आए थे, उससे पहले किसी की औकात नहीं थी कि हम लोगों पर राज कर पाए। हम लोगों को ये लोग तोड़ते हैं। और मैं सब हिंदुओं से भी अपील करना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, और हमें तो शायद हमारे देश के विभाजन के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला है कि हम लोगों को ऐसे सनातनी योद्धा मिले हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं।
तो प्लीज़ इन लोगों के, विधर्मी लोगों को कहने में आके भटकिए मत, बौखलाइए मत। आज अगर हम एक नहीं हुए तो हमें कोई बचाने वाला आने वाला नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स के हो रहे हैं। कहाँ तक वो 135 करोड़ लोगों का बोझ अपने कंधों पे लेके चल पाएंगे? कहीं ना कहीं हम लोगों को खुद भी वो जिम्मेदारी पहचाननी पड़ेगी। इस कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए। हिंदुओं को ये लोग दलित और सवर्ण में जो बांटते हैं, सिर्फ यूनिटी ख़त्म करने के लिए बांटते हैं। सिर्फ हिंदू होके सोचिए, हिंदुस्तानी होके सोचिए। लास्ट कमेंट ये देना चाहती हूँ कि मैं सुबुई खान भी हिंदू हूँ। हिंदू को प्लीज़ किसी पंथ से, किसी पूजा पद्धति से मत जोड़िए। जैसे अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन है, रशिया में रहने वाले रशियन है, ऐसी हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। हिंदू इज़ अ नेशनल आइडेंटिटी। जब तक हम हिंदू को एक नेशनल आइडेंटिटी की तरह नहीं देखेंगे और हमें पंथों में, कास्ट में, टुकड़ों में तोड़ने वाले लोगों को एंटी भारत मानसिकता की तरह नहीं देखेंगे, तब तक हम लोगों को ये लोग कोई 1, 2, 3, 4, 10 लोगों में नहीं बचा सकते। राज सत्ता अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, समाज सत्ता को अपनी ताकत को पहचानना होगा। जब तक हम नहीं पहचानेंगे, हमारा भविष्य बहुत अंधकार में है। प्लीज़ जाग जाइए।